दोस्तों अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्याजे की थर्ड स्टेज, जिसको हम प्याजे ने नाम दिया है थर्ड स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में कहते हैं इसको आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम है वो 7 साल से लेकर के 11 साल तक माना गया है, ठीक है, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, ठीक है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं तो मूर्त का मतलब होता है कि जो भी चीज़ सीखने का जो तरीका होगा उसके लिए क्या होंगे, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से सीखेगा, वस्तुओं के माध्यम से यहाँ पे चीज़ों को सीखता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, इसलिए इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं कि बच्चे के जो सीखने का जो प्रोसेस होता है, बच्चे के जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ज्ञान का जो सर्जन करने का या ज्ञान के निर्माण करने का जो तरीका होता है, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता है बच्चा, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, चार्ट पेपर का इस्तेमाल करता है, खिलौनों का इस्तेमाल करता है, टॉयज का इस्तेमाल करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर वाली जो भी चीज़ें नज़र आती हैं उसके आसपास में, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके चीज़ों क्या करता है, वो सीखता है। अब प्याजे ने बताया कि यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो पीछे की स्टेज, यानी कि इससे पहली जो स्टेज पढ़ी थी हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज, उस स्टेज के अंदर जो बच्चे के अंदर चीज़ें अब नहीं थी, अब वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएंगी, आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे के अंदर यहाँ से कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी अवस्था, पलटावी, बच्चे के अंदर पलटावी अवस्था क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी। पलटावी अवस्था के बारे में बता चुके हैं हम आपको कि मतलब अब बच्चा जो है वो किस कॉन्सेप्ट को समझ सकेगा कि a + b = b+ होता है, ये बात उसको समझ में आने लगेगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा एल्जेब्रिक क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के रिवर्स करने वाले आगे, और जो है वो जो तोड़ने वाले होते हैं, डेरिवेटिव वाले जिसको आप कहते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको क्या है देखने को मिलेंगे। एक्सप्रेशंस वाले और एल्जेब्रिक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 7 से 11 की एज में ही आकर के बच्चों को देखने को मिलते हैं। सिमिलरली और क्या होता है बच्चे के अंदर, यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है वो कंजर्वेशन भी आ जाता है, ठीक है, कंजर्वेशन, संरक्षण भी आ जाता है बच्चे के अंदर। मतलब ये भी बात आ जाएगी। अब बच्चा जो है वो वस्तु की मात्राओं को या किसी भी चीज़ की मात्रा को क्या कर सकेगा, अब मात्रा के आधार पर बता सकेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है या कौन सी वैल्यू कम है, ना कि उसके आकार के आधार पर। फॉर एग्जांपल कि पहले तो बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है उसको बड़ा समझता है वो, लेकिन अब ये है कि एक्चुअल में जो वैल्यू हो सकता है कि बड़ी दिखाई दे रही हो बट वो एक्चुअल में ज़्यादा ना हो सकता है कि वो दूसरे के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल वो पानी के गिलास वाला, बीकर वाला एग्जाम्पल बताया था आपको कि बीकर के अंदर या चौड़े बर्तन के अंदर पानी है और ग्लास के अंदर भी पानी है, तो बच्चा कौन से पानी को ज़्यादा बता रहा था, बच्चा उस पानी को ज़्यादा बता रहा था जिसकी हाइट ज़्यादा थी। लेकिन अब बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा कि नहीं, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा बराबर ही रहती है, हाइट चाहे किसी की ज़्यादा हो और किसी की कम हो। तो बच्चा क्या समझ पाता है, दोनों के मात्रा के लेवल को समझ पाएगा, उनकी जो है मात्रा और जो उनका स्तर है उसको सही तरीके से समझ सकता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ और क्या हो जाएगा बच्चे के अंदर, बच्चे में सीरिएशन आ जाएगा, सीरिएशन। अब सीरिएशन क्या होता है, ठीक है, क्रमांक बोलते हैं हिंदी में हम इसको, कि क्रमांक कर सकेगा बच्चा, मतलब बच्चा चीज़ों को अरेंज कर सकेगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही एवं अवरोही क्रम में, आरोही एवं अवरोही क्रम में चीज़ों को क्या कर सकता है बच्चा, क्रम में लगा सकता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप समझते होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से नंबर्स को या सीरीज को या किसी भी चीज़ को बच्चा क्या करेगा, लगा सकेगा। इसको बोलते हैं आप आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम इसका उल्टा कर सकते हैं कि पहले भाई सबसे बड़ी मात्रा वाली चीज़,
फिर उससे कम मात्रा, फिर उससे कम मात्रा, फिर उससे कम मात्रा, फिर सबसे छोटी मात्रा। इसको आप कहते हैं अवरोही क्रम। तो बच्चा अब यहाँ क्या समझ सकता है, चीज़ों को जो है वो क्रम के अनुसार लगा सकेगा, अरेंज कर सकेगा बाय द ऑर्डर। तो चीज़ों को ऑर्डर के हिसाब से लगाना, क्रम के हिसाब से लगाना, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप सीरिएशन कर सकता है बच्चा इसके अंदर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और पिछली स्टेज में, यानी कि इससे पहले जो स्टेज थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कह रहे थे, उसमें बच्चे के अंदर क्या था, सेंट्रिएशन था, सेंट्रिएशन। अब यहां से उसका विपरीत रूप आ जाएगा, मतलब बच्चा जो है वो अब किस पर पहुंच जाएगा, डिसेंट्रिएशन पर पहुंच जाएगा, डिसेंट्रिएशन। इसको आप हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब अब क्या कर सकेगा बच्चा अब वस्तु के या कोई भी चीज जो बच्चे को दी जाएगी उसके फीचर्स, ठीक है, उसकी खासियत को अलग अलग देख सकेगा, अलग अलग देख सकता है। ठीक है, अलग अलग देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि बच्चे को बताया, आपने बताया था कि ये मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, तो अब बच्चा समझता है कि ये ब्लैक और मार्कर और प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का ब्लैक मार्कर। तो अब बच्चे के लिए तीनों चीज़ें, तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, तीनों फीचर्स अलग हैं कि भाई ये ब्लैक भी है, ये मार्कर भी है और ये प्लास्टिक का भी है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, डिसेंट्रिएशन आ जाएगा, डिसेंट्रिएशन की भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, बच्चा इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ पाएगा। क्लियर ये बात? तो और क्या होगा, और इसी स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो, जो इससे पहली स्टेज के अंदर जो बच्चे के अंदर डेवलप होता, ईगोसेंट्रिक, याद है? ठीक है, अब ईगोसेंट्रिक था, अब यहां से आ जाएगा बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक की जो भावना थी बच्चे के अंदर, ईगोसेंट्रिक क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अहम केंद्रिता में कमी, मतलब पहली स्टेज में, मतलब इससे पहली जो स्टेज थी उस स्टेज के अंदर जहां बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने रवैये को, अपने नजरिए को, अपने थॉट्स को सही मान रहा था, अब वो मानेगा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही सही हो सकता हूं, हो सकता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है वो जो मुझसे जो बात कह रहा है शायद ये भी ठीक हो। तो वो क्या कर पाएगा, अब इस बात को बच्चा क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर कमी आ जाएगी। यहाँ से बच्चे के अंदर जो है ईगोसेंट्रिक के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इस पूरी स्टेज के अंदर बेसिकली यही चीज़ें हैं कि जो बच्चे के अंदर पहले चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी, अब वो चीज़ें बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे क्या क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी बच्चे के अंदर, कंजर्वेशन आ जाएगा बच्चे के अंदर, डिसेंट्रिएशन आ जाएगा बच्चे के अंदर, सीरिएशन आ जाएगा बच्चे के अंदर, और ईगोसेंट्रिक जो पहले बच्चे के अंदर था वो ईगोसेंट्रिक बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर बच्चा किस माध्यम से सीखता है, बच्चा जो है यहाँ पर वस्तुओं के माध्यम से सीखता है। इसको आप जो है वो अंडरलाइन करके लिख लें या किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि बच्चा इस अवस्था में, बालक इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं द्वारा सीखता है। ठीक है, मूर्त वस्तुओं द्वारा सीखता है। ठीक है जी। अब और क्या, लेकिन बच्चे के अंदर क्या नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब ये, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि बच्चे के अंदर चिंतन तो आएगा, बच्चा किसी चीज़ को देखने के बाद उसके बारे में सोच सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए कहेंगे तो वो डायरेक्ट उस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकेगा। मतलब पहले आपको उस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, उसको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, तब जा करके वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को कहेंगे कि भाई इंडिया के मैप को इमेजिन करो, इंडिया के मैप के बारे में सोचो, तो बच्चा इंडिया के मैप को तब तक इमेजिन नहीं कर सकता जब तक आप इंडिया का मैप बच्चे को दिखाएंगे नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि बच्चा थिंकिंग जो कर रहा है, उस थिंकिंग करने का जो माध्यम होगा वो बेसिकली क्या होंगी, यहाँ पर मूर्त वस्तुएं होंगी। तो बच्चा यहाँ मूर्त वस्तुओं के द्वारा सीखता है। ठीक है, एक बात और क्या सीखता है बच्चा इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो वस्तुओं को
वर्गीकृत करना एवं समूह बनाना सीखता है। ठीक है, समूह बनाना सीखता है। ठीक है जी, कि बच्चा जो है वो यहां पर वस्तुओं की क्या कर सकेगा, ग्रुपिंग कर सकेगा। ग्रुपिंग का मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा जो है वो सिमिलर टाइप की चीज़ें देखेगा तो उन सिमिलर टाइप की चीज़ों को अलग अलग ब्लॉक्स में या अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चे को बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी हैं जो ट्रायंगुलर शेप की हैं, त्रिकोण वाली चीज़ें हैं। आपने बच्चे को ऐसी चीज़ें दी हैं बहुत सारी जो है वो क्यूबॉइड वाली चीज़ें हैं, घनाभ वाली चीज़ें हैं, और बच्चे को गोले वाली चीज़ें हैं। तो बच्चा जो है वो क्या कर सकेगा, बच्चा उन चीज़ों को ग्रुपिंग कर सकेगा कि तिकोने वाली चीज़ें एक तरफ रख देगा और जो क्यूबॉइडल वाली चीज़ें हैं उनको एक तरफ रख देगा, जो गोले वाली चीज़ें हैं उनको अलग कर लेगा। या ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के अंदर आपने कुछ कलरिंग वगैरह कर रखी है कि रेड कलर की चीज़ों को अलग कर पाएगा, वो ब्लू कलर की चीज़ों को अलग कर पाएगा, येलो कलर की चीज़ों को अलग कर पाएगा। तो डिफरेंट किसी भी आधार पर जो भी बच्चा आधार चाहेगा, जो भी आप बच्चे को बताएंगे या बच्चा जिस आधार पर चाहेगा उनको क्या कर सकता है, अलग अलग आधार पर चीज़ों को वर्गीकृत कर सकता है और उनका ग्रुप बना सकता है। तो ये जो सारी की सारी आप देख रहे हैं चीज़ें, वो क्या होती हैं, बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप होती हैं। और फिर उसके बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर हमारी इससे अगली स्टेज के अंदर, जिसको हम फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं, ये प्याजे की आखिरी स्टेज है। इसके अंदर बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी फोर्थ स्टेज, जो कि प्याजे के अकॉर्डिंग इसकी लास्ट और आखिरी स्टेज है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये फोर्थ स्टेज है हमारी, जिसको हमने नाम कहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं आप औपचारिक संक्रियात्मक या क्रियात्मक, एक ही बात है वो। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम होता है 11 से लेकर के 16 वर्ष एंड सो ऑन। इससे ऊपर भी हो सकता है, 17 साल भी हो सकता है, 18 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इससे ऊपर, यानी कि 11 से 16 के बीच में आप मान सकते हैं इस टाइम को। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर पहली चीज़ तो यह है कि वो सारे काम या वो सारी डेवलपमेंट की चीज़ें जो बच्चे के अंदर पहले डेवलप नहीं हुई थी, वो सारी की सारी अब बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले बच्चे के अंदर जो है वो, पहले भी हमने रिवर्सिबिलिटी तो पहले ही बच्चे के अंदर हो गया, रिवर्सिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी बच्चे के अंदर। कंजर्वेशन बच्चे के अंदर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन पहले क्या नहीं था बच्चे के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थे, अमूर्त चिंतन नहीं था। मतलब पहले बच्चे को चीज़ों को हमें दिखाना पड़ता था, तब जाकर के वो चीज़ों के बारे में सोच सकता था। लेकिन अब क्या है, अब बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ जाएगा। बच्चा बिना चीज़ों को देखे ही क्या कर सकता है, चीज़ों के बारे में सोच सकता है। इसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, और क्या आ जाएगा बच्चे के अंदर, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो बच्चे के अंदर हमने देखा कि भाई वो सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी बच्चे के अंदर, वो आ जाएंगी। जैसे कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी जो कि पहले ही आ चुकी थी, इससे पिछली वाली स्टेज जिसके बारे में हम बात करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर ही आ चुकी थी रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, और क्या, कंजर्वेशन आ जाएगा बच्चे के अंदर, ये भी आ जाएगा बच्चे के अंदर। क्या आएगा, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं आप अमूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है कि बच्चे को, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन में होता है कि बच्चे को पहले कोई चीज़ दिखानी पड़ेगी, फिर बच्चा उसके बारे में सोचेगा। अमूर्त चिंतन होता है कि अब बच्चा उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब आपको उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में धीरे धीरे सोचना या इमेजिन करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं आप अमूर्त चिंतन। क्लियर है बात? क्या, बिना वस्तु दिखाए, ठीक है, बिना वस्तु दिखाए वस्तु के बारे में
सोच सकता है। ठीक है, मतलब अब अगर आपको बच्चे को एप्पल के बारे में कहना है कि एप्पल के बारे में कुछ सोचो, एप्पल कैसा होता है, तो बच्चा जो है वो एप्पल के देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन हम कोई भी ऐसी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप बच्चे से कहने लगे कि आप एक ऐसे कार के बारे में सोचें जिसके जो है ना आगे की तरफ से बोनेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, पीछे की तरफ से जो है उसका जो पीछे का हिस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो आप बच्चे को आपको वो मॉडल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा इमेजिन कर सकेगा कि इस तरह की कोई कार है जिसका आगे का पार्ट भी निकला हुआ है और उसके पीछे का पार्ट भी निकला हुआ है, जिसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, टायर जो है वो बहुत पतले से हैं या बहुत बड़े से हैं। तो अब आप उसको उस तरह का कोई मॉडल, उस तरह का कोई टॉय, उस तरह का कोई चार्ट पेपर या पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट उस चीज के बारे में सोच सकेगा। इसको बोलते हैं आप क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। क्लियर है बात। अब एक और होता है इसी के जैसा, सिमिलर सा, अक्सर हम इसमें सेम समझ लेते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है काल्पनिक चिंतन। अब अक्सर जो है वो सिमिलर सा ही माना जाता है, लेकिन छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में और हाइपोथेटिकल थिंकिंग के अंदर क्वेश्चन बना है, इस पर पूछा गया है कि बताइए हाइपोथेटिकल थिंकिंग में और आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बता दिया आपको कि वस्तु के बारे में बिना देखे, वस्तु को देखे आपने क्या कर दिया, उसके बारे में कुछ इमेजिनेशन जो की है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, बट फर्क सिर्फ इतना है इसके बीच में, जब आप किसी चीज़ के बारे में इमेजिन जब करेंगे, कल्पना जब करेंगे, तो क्या होगा, दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। एक, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, ठीक है, और कोई ना कोई डेटा होगा, उसके आधार पर हम बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को क्या कराते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं, या आपने अपने टाइम पीरियड में अपना, जब आपने डाइट का, बीएड का जो कोर्स किया होगा उसमें आपने पढ़ा होगा, एक होता है ATR, एक्शन रिसर्च होता है। तो एक्शन रिसर्च के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बच्चे के लिए जो जो परेशानियां हैं, पहले आप उन परेशानियों का समाप्त करते हैं कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है, बच्चा मैथ्स नहीं कर पा रहा, बच्चा साइंस नहीं कर पा रहा, बच्चा ये नहीं कर पा रहा, बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में आप अपने पॉसिबल आंसर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। इमेजिन कर रहे हैं आपने, ये जो इमेजिनेशन की है वो एक क्राइटेरिया के अंदर की है, कोई ना कोई सिचुएशन है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन हो गई। और क्या आपने क्या किया, डाटा कलेक्शन किया कि बच्चे को कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है, बच्चे को अलजेब्रिक क्वेश्चन में दिक्कत होती है, बच्चे को जो है बायोलॉजी के अंदर दिक्कत होती है, बच्चे को केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत होती है, या बच्चे को जो है वो पोएम पढ़ने में दिक्कत होती है, बच्चे को जो है वो गद्यांश या पद्यांश पढ़ने में दिक्कत होती है। आपने डिफरेंट टाइप का, तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस करके, डेटा के आधार पर उसकी समस्याओं की कल्पना कर रहे हैं कि शायद उसको गद्यांश पढ़ने में, या शायद उसको पोएम पढ़ने में, या मैथ्स का कोई सवाल करने में इस वजह से कोई प्रॉब्लम रही होगी। हाइपोथेसिस लगा रहे हैं आप, आपके पास में डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के आधार पर आपने जो इमेजिन किया है उसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आपके पास डाटा हो भी सकता है और डाटा नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में और हाइपोथेटिकल थिंकिंग में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि हम यहाँ पे जो इमेजिनेशन करते हैं, जो काल्पनिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वो एक सिचुएशन के बेस्ड होते हैं, डाटा के आधार पर होते हैं। जबकि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके लिए कोई डाटा या सिचुएशन की कंडीशन नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स या कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। बच्चे के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, मतलब समस्या समाधान, इसको आप कहते हैं समस्या समाधान। ठीक है, बच्चे के अंदर समस्या समाधान के, जो समस्या को सॉल्व करने का जो स्किल्स होती हैं, जो डेवलपमेंट होता है, वो बच्चे के अंदर इस अवस्था के अंदर आकर के क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि बच्चा जो है वो यहाँ पर एक नई तरह की चीज़ होती है जिसके अंदर जी रहा होता है, इसको बोलते हैं आप पर्सनल फैबल, बोलते हैं उसको हम पर्सनल फैबल।
पर्सनल फैबल। अब ये पर्सनल फैबल क्या है? पर्सनल फैबल का मतलब ये है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा अपने आप को बहुत यूनिक समझता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा अपने आप को क्या समझता है? यूनिक समझता है। ऐसी अवस्था जिसमें बालक अपने आप को यूनिक समझता है, खास समझता है। ठीक है जी, यूनिक या खास समझता है। मतलब ये कि बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि ये तो आप अगर एज देख रहे हैं कि 11 से लेकर के 16 साल तक का टाइम पीरियड है। ये बच्चे के एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है और इसमें बच्चा जो है क्या होता है? बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा चीज़ों को समझना नहीं चाहता, दूसरों की बात को समझना नहीं चाहता और आइडियल वर्शिपिंग, हीरो वर्शिपिंग में रहता है हमेशा अपने आप में। कहते हैं ना कि उनका कुछ अलग ही लेवल होता है, अपना अलग ही एटीट्यूड कह सकते हो, या अपना ईगोसेंट्रिक का लेवल होता है उनके अंदर। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? अपने आप को यूनिक समझता है कि मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं तो बहुत ख़ास हूँ, तुम। या अगर उसके साथ में कोई दुविधा या कोई घटना हो जाएगी तो वो क्या समझेगा? तो वो क्या कहेगा कि भाई तुम जो है ना, तुम रहने दो, तुम मेरी समस्याओं को नहीं समझ सकते कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ, किस परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी उसके अंदर? वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी। इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल फैबल। ये पर्सनल फैबल का मतलब ये कि बच्चा यहाँ पर अपने आप को यूनिक समझता है, बस ये है बात। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी फॉर्मल स्टेज के अंदर डेवलप होती हैं। और वो सारी चीज़ें जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिसेंट्रेशन आ जाएगा बच्चे के अंदर, सीरियशन कर सकता है बच्चा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी बच्चे के अंदर, कंजर्वेशन आ जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। एंड दैट्स वन इज पर्सनल फैबल। बच्चा जो है वो पर्सनल फैबल का भी इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी पियाजे की 4th स्टेज कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर पियाजे की कुछ जो है वो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब कुछ और हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो अक्सर क्या होता है? बन जाता है। हम उसके बारे में अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पियाजे ने बताया कि बच्चे के अंदर यहां पर मेटाकॉग्निशन होता है, मेटाकॉग्निशन होता है। ठीक है, ठीक है। मेटाकॉग्निशन को कहते हैं हम संज्ञान। ठीक है, मेटा संज्ञान। ठीक है। अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन कहते हैं, आप आसान लैंग्वेज में समझने के लिए, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना। ठीक है, सोचने के बारे में सोचना, सोचने के बारे में सोचना। मतलब ये कि जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कोई सवाल हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब आप इसके एक नतीजे पर पहुंच गए। अब क्या करते हैं? आप अपनी सोच को रिवाइंड करते हैं कि क्या मैंने जो सोचा है, मैं जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, ये सॉल्यूशन सही है? अब जो आपने पहले सोचा था, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उस सॉल्यूशन के बारे में जो सोच रहे हैं, जो पहले आपकी जो सोच थी, थॉट्स थे, उसके बारे में जो आपने डिसीजन निकाला है, उसको आप क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्लियर ये बात? तो इसको कहते हैं हम थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना, इसको आप कहेंगे मेटाकॉग्निशन। और क्या होता है? पियाजे ने एक और बात बताई इसमें कि बच्चों के अंदर और हमारे अंदर, बच्चों के अंदर और हमारे अंदर मतलब जो एडल्टहुड को पहुंच चुके हैं, जिनकी एज जो है वो थॉट्स में आगे बढ़ चुकी है, उनमें द अमाउंट ऑफ थॉट्स ठीक है, अमाउंट ऑफ थॉट्स इन चाइल्ड एंड a adult person is equal।
क्या बताया? पियाजे ने बताया कि जितने थॉट्स किसी बच्चे के दिमाग में आते हैं उतने ही थॉट्स किसी एक अडल्ट पर्सन के दिमाग में आते हैं अगर उसके सामने कोई समस्या आ जाए। बट आगे उन्होंने कहा बट काइंड, यहां काइंड का मतलब यह है कि काइंड का मतलब यहां क्वालिटी से है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, क्वालिटी से है, काइंड का मतलब क्वालिटी। बट काइंड और क्वालिटी इज डिफरेंट। कि जो क्वालिटी होगी थॉट्स की, मतलब जो अमाउंट तो कैसी होगी, सेम होगी। किसी सिचुएशन को, किसी समस्या को देखने के बाद जो थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे, किसी एक बड़े के दिमाग में आएंगे, सेम वही थॉट, सेम उतने ही थॉट्स जो है वो कैसे आएंगे, किसी एक बच्चे के दिमाग में भी आएंगे, छोटे बच्चे के दिमाग में भी आएंगे। लेकिन जो उनकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी का मतलब उनके उसमें कितनी ज़्यादा सतर्कता, कितनी ज़्यादा लॉजिक और कितनी ज़्यादा सटीकता होगी, वो क्या होगा, एक बड़े, वो दोनों में क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट होता है, ये पियाजे ने बताया था। तो अब आपसे अगर कोई पूछने लग जाए कि जी बताइए कि बच्चे के अंदर थॉट्स और बड़ों के अंदर थॉट्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो दोनों में कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है, मतलब जो उनकी सटीकता होती है, जो उनकी तार्किकता होती है, वो दोनों की कैसी होती है, अलग अलग होती है। और मोस्ट ऑफ द चांसेस जो बड़ा है उसके थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा लॉजिकल होंगे, जबकि जो बच्चा है उसके थॉट्स थोड़ा सा कम लॉजिकल होंगे। क्लियर है बात? अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ से, और एक क्वेश्चन वो ये है कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि पियाजे की थ्योरी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। मतलब एलिमेंट्स का मतलब ये है कि पियाजे कौन कौन सी पियाजे अपनी थ्योरी में किन किन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसके तत्व क्या हैं। तो पियाजे की थ्योरी के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ, आप लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके 4 एलिमेंट्स बताए थे। पहला मैच्योरेशन, इसको आप हिंदी में कहते हैं आप परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता। दूसरा, सेकंड एक्सपीरियंस, अनुभव। और तीसरा इक्विलिब्रियम, इसको संतुलन कहा है, ठीक है। और फाइनली चौथा जो है वो अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई चौथा जो है वो पियाजे से संबंधित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये चौथा जो है वो है आपका सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। चौथा जो है वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन, कि सामाजिक क्रिया करनी पड़ेगी, सामाजिक अंतक्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है, अंतक्रिया, कि आपको लोगों के साथ में बातचीत करके चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये जो है वो पियाजे की क्या है, थ्योरी के मेन एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। कौन कौन से? मैच्योरेशन, कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो उसके मैच्योरेशन से शुरू होती है, कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता चला जाएगा, परिपक्व होता चला जाएगा, बच्चे के अंदर जो सीखने की जो कला है, सीखने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे भी क्या होता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या माना, एक्सपीरियंस, दूसरी चीज़ मानी उन्होंने एक्सपीरियंस, अनुभव, कि जैसे जैसे बच्चा किसी चीज़ को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, वैसे वैसे उसके सीखने की जो दर है वो बढ़ती चली जाती है और उसके जो क्वालिटी है वो अच्छी होती चली जाती है। और तीसरी क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था को वो आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया था हमने थ्योरी के बिल्कुल शुरू में ही। उसी के अंदर वही पहले बच्चा जो है वो एडेप्टेशन करेगा और ऑर्गेनाइजेशन करेगा, और फिर उसके पूरे प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। ये वही है, इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन की अवस्था होती है। एंड देन फाइनली चौथा जो एलिमेंट है, इसको लोग जो है समझते हैं कि ये तो एलिमेंट जो है वो वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन भी क्या है, पियाजे ने अपनी थ्योरी का मेन एलिमेंट माना है कि सोशल इंटरेक्शन कराना भी बच्चे के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चा चीज़ों को क्या कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई ये बात। अब पियाजे ने कुछ और बातें हैं जिन पर हाईलाइट किया हुआ है। जैसे एक पियाजे एक बात और कहते हैं कि भाई बच्चा जो है
वो मैक्सिमम बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कब तक हो जाता है। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट वो होता है आपका 14 से लेकर के 15 साल तक। ठीक है, बच्चे का जो भी विकास होना है, जो भी विकास की जो प्रक्रिया होनी है, वो मैक्सिमम यही कह सकते हैं अपने पीक पर कब पहुंचता है बच्चा, अपने पीक पर पहुंचता है 14 से लेकर 15 साल। कि मैक्सिमम एक नॉर्मल बच्चा जिसके अंदर जो विकास की जो प्रक्रिया होनी है वो 14 से लेकर के 15 साल का जब बच्चा होगा उसके अंदर हो जाएगा। क्लियर है। और एक फाइनली एक लास्ट बात ये है इस थ्योरी से रिलेटेड, और वो क्या है, वो ये है कि आपका कि बच्चा जो है वो क्या करता है, हाँ, कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो शुरू होती है, पियाजे ने कहा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, जिसके फादर आपको याद होगा पियाजे को कहा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के। तो पियाजे ने कहा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो बच्चे के अंदर जो शुरू होती है, डेवलपमेंट जो शुरू होता है बच्चे का, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है। तो ये चलता है आपका फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। ठीक है, मतलब हिंदी में कहते हैं आप इसको गर्भधान से लेकर वृद्धावस्था तक। ठीक है, वृद्धावस्था तक। वैसे हालांकि इसको मृत्यु अवस्था तक भी माना गया है। ठीक है, मृत्यु तक भी माना गया है, क्योंकि विकास तो कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है ना, इसलिए। तो ये जो है वो पूरे के पूरे पियाजे की हमने आपको थ्योरी यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दी है। अब इससे हम जो है वो रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में देखिए कि इस थ्योरी से हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ में, नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और हो सकता है नई थ्योरी के साथ। ठीक है, ओके।